हे गाइस, आई एम वकास अहमद। आज मैं आपको इस चैप्टर का डिटेल व्यू देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द सोलर पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज टू रिड्यूस इंडिया इनटू अ फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटेन्स रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। द मेन पर्पस ब्रिटिशर्स का ये था कि इंडिया को उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट बनाना। वो चाहते थे कि हम इंडियंस सिर्फ उनके ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और आप देखें कि ये हुआ भी, क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो फिर हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी। क्योंकि अब तो भाई ब्रिटिशर्स चले गए थे, तो हम अब कौन से गुड्स यूज़ करें। अभी तक तो हम ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे लिए उस टाइम। और चलिए अब हम आते हैं चैप्टर के टाइटल के मीनिंग पे। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो इंडिया है, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक इवेंट है जो 1945 में अकर हुआ था इन शिमला इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, जहाँ पे ब्रिटिश वाइसरॉय ने हमारे जितने भी रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स को थे उस टाइम, उन सबको बुलाया था इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। अब चैप्टर के मेन पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी पहला है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, जो एक जगह पे रुका हुआ हो, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो इकोनॉमी जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही हो, या फिर अगर हो भी रही हो तो एकदम नेग्लिजिबल 0.1-0.2% से। इसको हम बैकवर्ड इकोनॉमी भी कहते हैं वैसे तो। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, मतलब जिसमें बार बार वो आगे बढ़ता रहे। वाइब्रेंट इकोनॉमी में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, जिसमें हम डायनामिक चेंजेस करें जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो। हम इसको डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहते हैं। और अभी डेवलप्ड, जैसे अभी हम इंडिया में भी यही इकोनॉमी चल रही है वैसे, वाइब्रेंट इकोनॉमी। सारी मोदी जी की कृपा है। अब आते हैं दो मेन क्वेश्चंस, वो दो मेन क्वेश्चंस जिसके ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, वाज इट अ स्टैग्नेंट और अ वाइब्रेंट इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, मतलब कि उसमें ग्रोथ हो नहीं रही थी, या फिर अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी। और फिर अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वॉज इट अ बैकवर्ड और अ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या वो बैकवर्ड थी, मतलब उसमें बहुत कम ग्रोथ हुई थी, या फिर उसमें ग्रोथ चल रहे थे। वैसे आप देखिए तो स्टैग्नेंट बैकवर्ड एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वाइब्रेंट डेवलपिंग एक ग्रुप से। ये सारा चैप्टर पूरी हमारी उस टाइम की इकोनॉमी में बेस्ड है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब हम इनका आंसर कैसे दें। आंसर हम इन फॉलोइंग पॉइंट्स के बेसिस पर दे सकते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी, और फॉरेन ट्रेड सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की उस टाइम हालत कैसी थी, हम उसके बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। और भी बाकी पॉइंट्स के ध्यान में रख करके हमें आंसर देना होगा, जैसे कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल उस टाइम कैसी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पॉपुलेशन को यहाँ पे कंसीडर किया है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब है पॉपुलेशन कैसी थी हमारी कंट्री की। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, मतलब पॉपुलेशन को। और सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आता है हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्वेश्चन से। ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वॉज अवर एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम बैकवर्ड था क्या। इसका आंसर आता है हमारे पास, हाँ वो था। और वो कैसे था, हम इसमें इन पॉइंट्स की बेसिस पे उसका आंसर दे सकते हैं। पहला पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम जो प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर लैंड में बहुत कम थी, अबाउट 660 इन 1947। और अगर अभी से हम उसको कंपेयर करें तो अभी है 3140। देखिए कितना बड़ा गैप है इनके बीच में। और अब हम सेकंड पॉइंट पे देखते हैं,
हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है चांसेस टू गेट हार्म्ड। तो अब हाई डिग्री कैसे थी उसकी, क्योंकि आप देख सकते हैं क्रॉप में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर पेस्ट पड़ गए तो वो खराब हो सकती है, लो रेनफॉल के कारण खराब हो सकती है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो सकती है। तो ये सारे रीजंस को हम ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। और अब आगे आते हैं। अभी तक तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी कि नहीं, तो हमें पता चला कि वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्यों थी, अब उसके कॉज है यहाँ पर। पहला कॉज, बिकॉज ऑफ द लैंड टेंचर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम, लैंड टेंचर का मतलब है लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम के 3 फॉर्म्स थे, जमींदारी, मालवारी एंड रोडवारी सिस्टम। इन सिस्टम्स ने 2 क्लासेस को बर्थ दिया, पहला लैंडलॉर्ड्स को, दूसरा लैंडलेस कल्टीवेटर्स को। तो अब हम देखते हैं कि वर्किंग कैसे होती थी, इस सिस्टम में वर्किंग कैसे होती थी। ऐसा था कि गवर्नमेंट फिक्स्ड रेवेन्यू रखती थी लैंडलॉर्ड्स के लिए, और लैंडलॉर्ड्स उस टाइम कैसे चुकाते थे अब आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है लैंडलॉर्ड्स ये सारा के सारा रेवेन्यू वो लैंडलेस कल्टीवेटर्स से अर्न करते थे। वो लैंडलेस कल्टीवेटर्स को किराए पे देते थे ज़मीन की, आप उसको जो और जो फसल होगी उसमें से एक पर्टिकुलर आउटपुट का शेयर हमें मिलेगा। तो फिर उनके, और इसमें एक बहुत बड़ी कमी भी थी, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं थी कि आप इतना ही ले सकते हैं। लैंडलॉर्ड्स चाहे तो उस टाइम कितना भी परसेंटेज ले सकते थे उनकी फसल का, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पावर देता था लैंडलेस कल्टीवेटर्स की ज़िंदगी खराब करने के लिए। और आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स थे उनके लिए बहुत कम बचता था जिसपे वो जिंदा रह पाते थे, उनको कोई प्रॉफिट हो ही नहीं पाता था, जबकि सारा प्रॉफिट तो सारा का सारा वो लैंडलॉर्ड्स ले लेते थे। लैंडलॉर्ड्स उनसे वो रिवेन्यू भी उनसे ले लेते थे और बहुत और प्रॉफिट भी उससे कमा लेते थे, आप देख सकते हैं। इसकी वजह से उनकी जिंदगी एकदम खराब हो गई थी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ख़राब था। और इसी सिस्टम की वजह से वैसे तो हमारी बहुत बड़ा परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन का पॉवर्टी में जी रहा था। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट गिव मच of attention to increase irrigation facilities and technological upgradation in India। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, मतलब बढ़ावा देने के लिए कि भाई फार्मर्स को हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ दें, और ना कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया था, मतलब कि जैसे कि मशीन्स मंगवा दी फसल काटने के लिए जिससे फसल जल्दी कट जाए, इरिगेशन की नई नई फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखेंगे हम थर्ड पॉइंट है द ब्रिटिश रूलर्स इनिशिएटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक सिस्टम बना दिया था, एक पॉलिसी बना दी थी ब्रिटिश रूलर्स ने, जिसमें वो ऐसा करते थे कि फार्मर्स को वो फोर्स करते थे खाली मतलब क्रैश क्रॉप्स उगाने के लिए। कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, इंडिगो जैसे कि, और कॉटन है, सिल्क है, जितने भी क्रॉप्स जो इंडस्ट्रीज को गुड्स मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं वो सारे कैश क्रॉप्स हो गए। और वो ऐसा ये कमर्शियलाइजेशन जो था उनका प्रोसेस, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मोटिव था कि वो यहाँ से सारे के सारे ये जो है कैश क्रॉप्स के मटेरियल सारा के सारा अपने इंडस्ट्रीज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगी और जो गुड्स बनेंगे वहाँ पर वो यहाँ पे ला करके बेचेंगी। तो फिर एक तरह से वो चाहते थे कि भाई हमसे ही सारे की सारा पानी निचोड़ ले वो। हाँ, और आप देख सकते हैं अगर सारे के सारे ऐसे वाले क्रॉप्स उगाएंगे तो खाने क्रॉप्स तो कोई उगा ही नहीं रहा था, खाने क्रॉप्स कोई नहीं उगा रहा था तो वहाँ पे भूखमरी हो गई।
भुखमरी, फेमाइन, फेमाइन हो गए वहाँ पे, फेमाइन बहुत बड़ा फैल गया था। उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो बंगाल में हुआ था फेमाइन उस टाइम, उसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी भुखमरी के कारण। ये बहुत बुरा स्टेप था ये ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो जब पार्टीशन हुआ था हमारी कंट्री का इंडिया और पाकिस्तान में, उसने हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया था। कैसे, यहाँ पे लिखे हैं कि उसने सीरियस प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट कर दी थी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, जूट मिल्स के लिए और टेक्सटाइल मिल्स के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज करवा दी थी, क्योंकि जो जितना भी प्रोडक्टिव एरिया था जहाँ पे ये जैसे जूट उगता था, कॉटन उगता था, वो सारा का सारा दूसरी तरफ चला गया था। वेस्ट बंगाल में जूट प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया था। और फूड प्रोड्यूसिंग में भी देखें हम तो पंजाब और सिंध में सारा का सारा तो पाकिस्तान की तरफ चल गया, जहाँ पर फूड प्रोड्यूस होता था। और अब आप देखें यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा फैक्ट है ये। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकंड पॉइंट है आपका। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी। वी कैन कॉल इट द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो। इसका मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर हर इकोनॉमी का बैकबोन होता है। बैकबोन मतलब एकदम मेन कंपोनेंट जिसपे इकोनॉमी स्टैंड करती है। अब देखेंगे आखिर मोदी जी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को सबसे बढ़िया बनाना चाहते हैं। अब देखिए आप सेकंड पॉइंट इसका, एज इट is very important for an economy, so British targeted it and started deindustrialization process to make us helpless. अब आप देख सकते हैं कि भाई इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने भी ये चीज़ गौर की और इसलिए उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को टारगेट किया ताकि हमारी इकोनॉमी बहुत गिर जाए, वो एकदम हेल्पलेस हो जाए। और उसको एकदम हेल्पलेस बनाने के लिए उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें रिमूवल और रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और एक्टिविटी इन अ कंट्री और अ रीजन, स्पेशली हैवी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें वो होता है कि रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, मतलब बेसिकली रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम अ रीजन, और बेसिकली मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी और हैवी इंडस्ट्रीज को वो हटाना चाह रहे थे। अब आप इसमें अगला पॉइंट देखेंगे और उनके अदर मोटिव्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे थे, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप प्राइस and thus to reduce India into a mere exporter of raw material to the British industries। और उनके ये जो दो मेन मोटिव्स और बाकी हैं, मतलब वो हैं टू गेट रॉ मटेरियल, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था बेसिकली एट चीप प्राइस, जो कि उनको हम ही दे सकते थे, खाली इंडिया ही दे सकती थी उनको, उनकी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। और दूसरा, टू सेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया एट हाई प्राइसेस। और वो चाहते थे कि जो उनके प्रोडक्ट्स बने वो लाके हमारे इंडिया में ही बेचे, क्योंकि हम ही उनको सबसे बड़ा मार्केट प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम, और हमारे लोग भी चाहते थे कि हम ब्रिटिश गुड्स खरीदें। अब आपका आगे आता है मेन रीजंस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट रीजन है इसमें डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का ख़त्म होना। बिफोर द ब्रिटिश रूल
handicraft industries enjoyed the worldwide reputation because of its superior quality, which was an obstacle for British industries, as the biggest market provided to British industries was India. ब्रिटिश रूल से पहले हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो मतलब हाथ के सामान बनाते हैं ना, जैसे हाथ से बुनाई किए हुए कपड़े, ये सब चीज़ें मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में आती हैं। ये उस टाइम ब्रिटिश रूल से पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी पूरे वर्ल्ड वाइड। इजिप्ट में भी खासकर हमारी जो कपड़े हैं वो रिकमेंड किए जाते थे, क्योंकि हमारी क्वालिटी उतनी बढ़िया थी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इतनी बढ़िया थी, तो वो तो एक ऑब्स्टिकल ही हो गए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि वो भी इधर ही आकर के बेचना चाहते थे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि हमारे इंडिया ही उनको सबसे बड़ा मार्केट प्रोवाइड करते थे। तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज की डोमिनेंस ख़त्म करने के लिए बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज़ अपनाई। मतलब कि उन्होंने बहुत सारी मतलब एक्सप्लॉयटरी पॉलिसीज़ हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाई, ताकि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाए और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बूम पे आ जाएं। तो अब हम देखेंगे पॉलिसीज़ आगे स्लाइड में। ये सबसे मेन पॉलिसीज़ थी टैरिफ पॉलिसीज़ फॉर द स्टेट। टैरिफ मतलब टैक्स पॉलिसीज़। The Britishers found India as an easy source of raw material and a promising market for their industrial products. So they made the policy of tax-free export of raw materials and a tax-free import of British goods, but placed a heavy duty on export and of handicraft products. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की डोमिनेंस ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये टैक्स पॉलिसी अपनाई। उस टैक्स पॉलिसी में क्या था, ये देखिए आप। उन्होंने जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स के लिए, उस पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, उसमें उन्होंने टैक्स लगाना बंद कर दिया। और जो इम्पोर्ट होते थे ब्रिटिश गुड्स, उन पे भी उन्होंने टैक्स लगाना बंद कर दिया। पर जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट करती थी माल, मतलब दूसरी मतलब कंट्रीज को देती थी, उस पर उन्होंने हैवी ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब मेनली। इससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा घाटा हुआ। अब आता है आपका नेक्स्ट, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक मतलब स्लो ग्रोथ, बहुत स्लो ग्रोथ हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की उस टाइम चल रही थी। आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नो इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज द इंडस्ट्रीज। अब आप देखेंगे कि स्लो ग्रोथ क्यों चल रही थी, तो इन पॉइंट्स में वो दे रखा है आपका कि पहला पॉइंट आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई से भी इनिशिएटिव्स, कोई से भी मेजर्स नहीं लिए थे कि जिससे हमारी इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज हों। और सेकंड पॉइंट आता है आपका, देयर वर ओनली सम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, सो स्मॉल नंबर ऑफ मशीन्स वर प्रोड्यूस्ड। अब आपका सेकंड पॉइंट में है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। आपको पता ही होगा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो पाए। जैसे कि मशीन्स, बहुत सारी जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो मशीन्स बनाती हैं, तो मशीन्स जब वो मतलब प्रोड्यूस कर लेती है तो फिर मशीन्स दूसरी इंडस्ट्रीज में जाती हैं और उधर फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं कि मशीन्स चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, क्योंकि बिना मशीन्स के कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती अच्छे लेवल पे।